हेलो एवरीवन, मैं नीतीश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल पर आपको मोस्ट वेलकम है। तो आज क्लास 10 के लिए मैं हिंदी का बुक लेके आया हूँ, कविता। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग कविता तो समझा दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक वृक्ष का हत्या, आज कविता लेकर आया हूँ बाबू, एक वृक्ष का हत्या। आप लोग एकदम अच्छे से चैनल पर बने रहिएगा, आप लोग एकदम चैनल को स्किप मत कीजिएगा। आप जब ध्यान से देखिए, आप लोग ऑटोमेटिक क्या होगा, समझ में आएगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बाबू। चलते हैं। एक वृक्ष की हत्या, क्या है बाबू? एक वृक्ष की हत्या के लेखक है कुंवर नारायण जी। एक वृक्ष का हत्या, आपसे कोई पूछेगा कि एक वृक्ष का हत्या के लेखक कौन है, तो कुंवर नारायण जी। तो कैसे याद करेंगे सर, एक वृक्ष का हत्या के लेखक कुंवर नारायण जी है? तो सबसे पहले देखिएगा, एक वृक्ष, वृक्ष को ही कहा जाता है, पेड़ कहते हैं, ठीक। वृक्ष को ही कहा जाता है, पेड़ कहते हैं। और पेड़ जो होता है इसे टेढ़ कुंवर होता है, इसलिए इसे कुंवर नारायण जी कहेंगे। क्या बोलेंगे? कुंवर नारायण जी। जो टेढ़ रहता है उसे जो टेढ़ रहता है उसे कुंवर बोलेंगे। तो पेड़ भी टेढ़ कुंवर रहता, इसलिए क्या बोलेंगे? कुंवर नारायण जी बोलेंगे। तो कुंवर नारायण जी का जन्म हुआ 19 सितंबर 1927 ईस्वी को। जब आपसे कोई पूछेगा कि कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ, तो 19 सितंबर 1927 ईस्वी को जन्म हुआ। वो कहाँ हुआ? लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ तो हुआ बाबू? लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे फिर पूछेगा, कुंवर नारायण जी कविता लिखने का शुरुआत कब की? कुंवर नारायण जी कवि थे, ठीक, एक कवि थे। लेकिन वह कब सोचे कि हम कविता अब लिखते हैं, मेरा कविता लिखना चाहिए, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। तो वह लिखने का जब शुरुआत किए थे बाबू 1950 ईस्वी में किए थे। कविता लिखने का शुरुआत कब किए थे? 1950 ईस्वी में। किसने किए थे? यही किए थे, कुंवर नारायण जी ने किए थे, ठीक। उसके बाद चक्रव्यूह की रचनाकार कौन है? आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया बाबू, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। यह पूछेगा आपको कि चक्रव्यूह का लेखक कौन है? चक्रव्यूह का लेखक कौन है? चक्रव्यूह का लेखक कौन है? तो बोलिए कुंवर नारायण जी है। क्या बोलेगा सर? कुंवर नारायण जी है, ठीक। कुंवर नारायण जी का प्रसिद्ध कृतियां कौन कौन सी है? आपसे कोई पूछेगा कि कुंवर नारायण जी का सबसे प्रसिद्ध कृतियां कौन कौन सी है, तो इसके आंसर होता है आत्मजयी होता है। क्या होता है बाबू? आत्मजयी होता। आपसे कोई पूछेगा कि कुंवर नारायण जी की प्रसिद्ध कृतियां कौन कौन सी है, तो आत्मजयी बोलिएगा। क्या बोलिएगा? आत्मजयी बोलिएगा, ठीक है बाबू। कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए, जो भी व्यक्ति होता है जो अच्छे काम करते हैं उसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बहुत तरह से पुरस्कार मिलता है। तो कौन पुरस्कार कुंवर नारायण जी को मिलता था? तो ये जो पूरा पुरस्कार मिला, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्या मिला सर? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और फिर एक और मिला, उसको नाम था प्रेमचंद्र पुरस्कार। क्या नाम था? प्रेमचंद्र पुरस्कार। आपसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार और प्रेमचंद्र पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार और प्रेमचंद्र पुरस्कार। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। आंकड़ों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आंकड़ों के आसपास कुंवर नारायण का कृति है, तो आप लोग एक लाइन में बोलिएगा, कहानी संग्रह। क्या है सर? कहानी संग्रह। आपसे पूछेगा कि आंकड़ों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है, तो क्या बोलेगा? कहानी संग्रह, ठीक। क्या बोलेगा? कहानी संग्रह। तो चलिए, इनको बारे में हम इंट्रोडक्शन कर लिए। अब हमको पढ़ना क्या है? कविता के बारे में पढ़ना। कविता क्या लिखे हैं कुंवर नारायण जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिएगा तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग कविता देखते हैं, कविता में क्या बोलता है। तो हम लोग कविता की ओर चलेंगे। तो देखिएगा तो कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही वृक्ष बुढ़ा चौकीदार वृक्ष, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। आप लोग नहीं समझोगे तो आप फिर से देखिए, आप लोग को समझा देते। अब की घर लौटा तो वह नहीं था। इस कविता का अर्थ था बाबू कि कवि जब बाहर में रहते थे तो घर आते थे तो एक उनके दरवाजे पर
एक वृक्ष रोपा हुआ रहता था, वृक्ष था वो हमेशा रहता था, उनको वृक्ष मतलब दूरा कह सकते हैं, वहां पर उसको वृक्ष रहता था जो हमेशा क्या रहता था, तैनात रहता था, हमेशा खड़ा रहता था। तो कवि जी वृक्ष को चौकीदार मान लिए थे। तो वही कवि जी कहते हैं कि अब की घर लौटा तो वह नहीं था। कवि जी कहना चाहते हैं कि अब की हम घर लौटे ना तो वह नहीं था। कौन? वही वृक्ष जो पहले रहता था, वही वृक्ष बुढ़ा चौकीदार। कवि जी कहना चाहते हैं कि अब की घर लौटा तो नहीं है, लेकिन जब पहले लौटते थे तो एक दरवाजे पर वृक्ष का पेड़ मिलता था जो हमेशा तैनात रहता था। तो कवि जी उसको क्या मान लेते? उसको मान लेते चौकीदार मान लेते। तो वही कवि जी कहना चाहते हैं कि अब की घर लौटा तो नहीं था, वही वृक्ष जिसको हम चौकीदार माने थे, वह वृक्ष नहीं था जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कवि जी कहना चाहते हैं कि देखिए, अब जब हम बाहर से जब घर आते थे तो हमेशा क्या एक वृक्ष हमारा दरवाजे पर तैनात रहता था, लेकिन अब की जब हम घर आए ना तो वो वृक्ष देखने को मिला ही नहीं। वो वृक्ष देखने को मिला नहीं जो हमेशा मिलता था कहाँ? घर के दरवाजे पर तैनात मतलब एक जगह से खड़ा रहता था। ठीक, तो ये आप लोग पंक्तियां समझ गए होंगे। तो अब दूसरा का पंक्तियां की ओर चलते हैं। कहता है पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही जगते जान, अरे झुरियोदार खुरदार तना मैला कुचैला, राइफल से सूखी एक डाल, एक पगड़ी फल पुतीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चमरता लेकिन अक्कर बल भूता। ठीक, तो कभी आपको पूरा अध्ययन कर देता हूँ, धीरे धीरे थोड़ा समझा देता हूँ आपको। कहता पुराने चमड़े का बना शरीर। कवि जी कहना चाहते कि जो वो पेड़ था ना बाबू, वो का शरीर एकदम पुराना था, बहुत ही पुराना पेड़ था। वो नया पेड़ नहीं था कि उसको नया शरीर रहेगा, वो बहुत ही पुराना पेड़ था। तो वही कवि जी कहना चाहते हैं कि वह जो पेड़ था उनका जो शरीर जो बना था, वो जो पेड़ का शरीर था उसको चमड़ा मान लेते, चमड़े का बना उसका शरीर, वही जगत, वही उसको क्या था? जानता। अरे झुरीदार खुरदार तना मैला कुचैला, उसको झुरीदार था, वो कैसा था? झुरियों वाला था। और कैसा था? खुरदार था। कवि जी याद करते हैं उस पेड़ को, वो कैसा था? खुरदार था। और उसको तना जो होता है ना बाबू, वो तना कैसा था? मैला कुचैला था। और फिर कहता राइफल से एक सूखी डाल, उसको जो डाल होता था, माने कि पेड़ कैसे डाल होता ना बाबू, इसे जो डाल होता था, तो जो पेड़ के जो डाल था वो किसको समान था? वो राइफल के समान मान लेते। कवि जी कहते हैं वो जो पेड़ है उसको चौकीदार मान लो, और इसको डाल है, इसको क्या मान लो? राइफल मान लो। तो वही कवि जी कहना चाहते हैं कि राइफल से एक सूखी डाल। कवि जी डाल को क्या मान लेते? राइफल मान लेते। अरे पाँव में फटा पुराना जूता नहीं, एक पत्ती फल पुतीदार। कहने का मतलब होता है, कवि जी कहना चाहते हैं कि अरे उसको झुरीदार था, लेकिन खुरदार भी था, और तना मैला कुचैला था। वो क्या था? मैला कुचैला था, मिट्टिया रंग के था। तो पेड़ तो ऐसा ही मिट्टिया रंग के होता है, तो क्या था? उसको ताना जो पता है सूखा तो मिट्टी तरी होता ना, तो कहते उसको ताना कैसा था? अरे मैला कुचैला था। और उसका राइफल सी एक सूखी डाल, उसको जो डाल था ना बाबू, वो राइफल की समान था। किसको समान था? राइफल की समान था। अरे उसको पागड़ी फल पुतीदार था। पेड़ देखे ना, तो पेड़ के ऊपर पूरा मतलब फल लगा रहा था और क्या फूल लग रहा था और हरा भरा रहा था। तो कवि जी उस पेड़वा को जो हरा भरा था ना, उसको क्या? कवि जी उस वृक्ष को चौकीदार माने थे। उस चौकीदार को क्या माने थे? पागड़ी मान लिए थे। उसको क्या माने थे? राइफल से एक सूखी डाल, एक पागड़ी जो फल पत्तीदार। उस वृक्ष को पागड़ी कैसा था? फल पत्तीदार था। उसको जो पत्तियां लगा था ना, उसको कवि जी क्या मान लेते? पागड़ी मान लेते। पाँव में फटा पुराना जूता। कहते थे उस जो वृक्ष था उसको पाँव नीचे था, तो जब बताइए वृक्ष रोपाता था इस तरह से आपको उसको जड़ी रहता है कि ना, और उसको अगल बगल से मिट्टी फटा हुआ रहता। तो वही कवि जी कह देते उसको पाँव में फटा पुराना जूता था, फटल जूता था, कैसनो जूता पहन के चलाता था। तो फटा पुराना जूता। चमारता क्या कहता है? चमारता लेके आखड़ बाल बुता, आखड़ माता चमारता, खूब चमारता लेके आखड़ बाल बुता, आखड़ बाल मुता। कितनों परिस्थितियों खराब आता था ना, तो एक जगह वो डटे रहता था। कितनों खराब स्थिति भी आता था तो वह पेड़ एक ही जगह डटे रहता था और कहता था आखड़ बाल बुता। वो शक्ति का समर्थ था, उसको में ज्यादा क्या था? शक्ति था। ठीक, तो आप लोग क्या समझ में आ गया होगा?
पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। कवि जी कहना चाहते उस पेड़ का पुराना चमड़ा का बना शरीर था, वही 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 उसको क्या था, जागते जानता, उसको झूलीदार था, ताना था। ताना कैसा था, मैला कुचैला था, और उसको राइफल से एक सूखी डाल, उस पेड़ को जो डाल था वो राइफल के समान था, और पाओ में फटा पुराना जूता। उस पेड़ के नीचे देखेगा तो जड़ी तरह तरह के बिगा, वहाँ पर जो मिट्टी फटा हुआ रहेगा, तो इसलिए कभी कहते थे कि पाओ में फटा पुराना जूता। अरे चमारता लेकिन आखड़ बाल गुत्ता। और चमारता आखड़ मतलब होता है कितनों खराब स्थितियों में हमेशा डटा रहना। आखड़ मतलब होता है कितनों खराब स्थितियों में डटा होना, और बल बुद्धा मतलब होता है शक्ति समर्थ, उसमें ज्यादा भी शक्ति था। तो यह कविता आप लोग के समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग तीसरा पंक्ति को चलते हैं। तो देखिएगा बाबू, धूप में बारिश में गर्मी में सर्दी में हमेशा रहना चौकाना अपनी खाकी वर्दी में। कवि जी कहना चाहते हैं, उस पेड़ के बारे में कहना चाहते हैं, वो जो पेड़ था बाबू वो धूप में भी रहता था और बारिश में भी रहता था। और धूप में और बारिश में, गर्मी में, सर्दी में। वो जो पेड़ था बाबू, जो कवि जी कहना चाहते हैं, वो जो पेड़ था वो धूप में भी रहता था, बारिश में भी रहता था, सर्दी में भी रहता था, और गर्मी में रहता था। हमेशा चौकाना, चौकाना मतलब एक जगह पर हमेशा ठाड़ रहता था। और कहता अपनी खाकी वर्दी में। वो कैसा वर्दी में रहता था, खाकी वर्दी में। खाकी वर्दी मतलब समझे, पुलिस का जो ड्रेस होता है वो खाकी वर्दी को होता। तो उसी समान आप पेड़ को देखिए तो पेड़ का भी रंग वैसा ही होता। तो कवि जी कहना चाहते हैं कि धूप में बारिश में गर्मी में सर्दी में, वो धूप में भी रहता था और बारिश में रहता था, और गर्मी में और सर्दी में हमेशा चौकाना रहता था एक ही जगह पर अपनी खाकी वर्दी में। ठीक, इतना समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अरे दूर से ही ललकता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर में बैठ जाता उनकी ठंडी छाव में। कवि जी कहना चाहते हैं कि जब हम कानू से भी आते थे कि कोई टाइम किधर से आते थे, तो दूर से ही ललकता कौन, पेड़ दूर ही से ललकता, बोलता कौन, ललकारता, पेड़ दूर ही से ललकता कौन। तो कभी जवाब देता कि मैं तुम्हारा दोस्त। पेड़ दूर ही से ललकारता कौन, तो कभी जवाब देता कि मैं तुम्हारा दोस्त। और पल भर में बैठ जाता। कुछ इतना कहला के बाद कवि जी पल भर उस पेड़ को छांव में क्या करता, उस छांव में बैठकर और ठंडे हवा खाने लगता, और वहीं पर कवि जी का नींद भी आ जाता। तो वही कवि जी कहना चाहते हैं कि दूर से ही पेड़ लगता था। वो जो पेड़ था बाबू, जो लोग आज काट दिया उसको, कहते हैं कवि जी वो पेड़ दूर ही से लगता। पूछता कौन, तो मैं जवाब देता कि तुम्हारा दोस्त, और पल भर में बैठ जाता उनकी ठंडी छांव में। इतना कहते भर में कभी क्या करते थे, उस पल भर में जाके उस छांव में जाके बैठ जाते थे। फिर आगे देख, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन, कि घर को बचाना है लुटेरों से, अरे शहर को बचाना है नदीरों से, और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। इस कविता में कुंवर नारायण जी कहना चाहते हैं बाबू कि दरअसल मतलब दरअसल अंदेशों में ही था। देखिए कहता दरअसल शुरू से ही, दरअसल सोच रहे थे, शुरू से ही सोच रहे थे उस पेड़ का कोई ना कोई काट देगा। तो दरअसल शुरू से ही था अंदेशों। अंदेशों के मतलब होता है आशंका होता। कवि जी के शुरू से ही आशंका था कि एक कहीं जानी दुश्मन, जानी दुश्मन मतलब किसी को मार देना, दुश्मन कहलाता। तो कवि जी कहना चाहते हैं कि दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। कि कवि जी फिर कहना चाहते हैं क्या, कि घर को बचाना है लुटेरों से। लुटेर मतलब होता है चोर, घर को बचाना है लुटेरों से, लुटेर मतलब होता है चोर। तो किसी भी घर को बचाना है चोर से कि नहीं। तो ही कवि जी कहना चाहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, और शहर को बचाना है नादीरों से। अब नादीरों मतलब क्या होता है सर, तो नादीरों मतलब होता है जो गोली बंदूक लेके चलता है ना, उसको नादीरों कहा जाता है। तो अगर शहर को बचाना है तो नादीरों से बचावेंगे। और फिर कहता है देश को बचाना है तो देश के दुश्मनों से बचाएंगे। जिस तरह से पाकिस्तान वाला भारत पर अटैक करता है कि ना, तो भारत वाला के सैनिक मार जाता, तो उसी तरह से जब हम देश को बचाना है देश के दुश्मन से। तो कवि जी का यही अर्थ होता है कि घर को बचाना है लुटेरों से, और
लुटेरों से, और शहर को बचाना है नादिरों से, और देश के बचाना है देश के दुश्मनों से। फिर क्या कहता है कि बचाना है नदी को नाला हो जाने से। ए मेरे भाई, नदी है उसे नदी बने दो, क्योंकि उस नदी से कितने जीव जंतु जी रहे हैं, कितने लोग को फायदा हो रहा है। उस नदी को मत बंद करो, उस नदी को नदी रहने दो, और वही नदी एक दिन क्या बन जाएगा, नाला बन जाएगा। सर क्या बन जाएगा, नाला। तो नाला का मुंह देखिएगा इतना छोटा होता, तो उससे क्या फायदा होगा, सबके पास पानी तो पहुंच नहीं पाएगा। तो नदी को नाला रह दीजिए, क्योंकि जब नदियां बहती है तो कितने जीव जंतु उससे पानी पीती है। सोच सकते हैं कितना पेड़ पौधा के आस रहता है कि नदी आई तो आज हमको पानी मिलेगी, लेकिन उस सब का आस टूट जाएगा मेरे भाई, सब वैसी रह जाएगा, पर्यावरण मेरा खराब हो जाएगा। तो वही कवि जी कहना चाहते हैं कि नदियों को बचाना है नाला हो जाने से, अरे हवा को बचाना है धुआं हो जाने से। अरे बाबू, हवा कहाँ से मिलती है, पेड़ से मिलती है। हवा कहाँ से मिलता है, पेड़ से मिलता। अगर पेड़ के आप काट देगा तो हवा नहीं ना मिलेगा, वो धुआं बन जाएगा। तो वही कवि जी कहना चाहते हैं, अरे मेरे दोस्त, रोज एक पेड़ लगाओ, एक अच्छी पेड़ रोपो, लेकिन पेड़ को काटो मत। तो वही कवि जी कहना चाहते हैं कि हवा को बचाना धुआं हो जाने से। अरे पेड़ को अगर काट देगा तो हवा खराब होगा, और हवा खराब होगा तो धुआं मिलेगा कहाँ, पता चलेगा ऑक्सीजन लेवे पर गया। तो वही कवि जी कहते हैं कि हवा को बचाना धुआं हो जाने से, और खाने को बचाना है जहर हो जाने से। हम जो खाना खाते हैं उसको जहर होने से बचाओ, क्योंकि जो भी हम फसल रोकते हैं उसमें कम मात्रा में खाद डालो, कम मात्रा में यूरिया डालो, ताकि वह खाना सुरक्षित रहो, आप ज्यादा दिन तक जी सकते हैं। ये नहीं कि 5 कट्टा में 2 बला डाल दिए, और 2 बला डाल दिए कि पूरा धान हो गया, पता चलेगा भात 2 घंटा में उड़ा भी जा रहा, तो वही जाके आपको क्या शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो वही कवि जी कहना चाहते हैं, खाने को बचाना है जहर हो जाने से। फिर कहता है बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। ये मेरे भाई, जंगल को बचाओ, जंगल के मत कटने दो। अरे रेल लाइन बिछने से और बहुत तरह के काम होने से हमारा क्या होता, जंगल कट के मरुस्थल बन जा रहा। और उस जंगल में जाके देखो कितने प्राणी, कितना पशु, कितना पक्षी जीवित रहते थे उस जंगल से, लेकिन आज वो जंगल हट गया। तो बताइए कितनी लोग का दुख होगा। बताइए आप जिस घर में रहते उस घर को अगर उजाड़ दिया जाए तो आपको कितना दुख होगा। तो वही कवि जी कहना चाहते हैं, अरे जंगल के मेरे भाई बचाओ। और मरुस्थल होने से, मरुस्थल मतलब उस पर कोई चीज नहीं उगता, वो मरुस्थल ऐसा जगह होता है उस पर कोई फसल लगाएगा तो कोई फसल उगने वाला नहीं है। तो बताइए जिस जंगल में जो पशु रहता है, पक्षी रहता है, वो कहाँ जाएगा। तो वही कवि जी कहना चाहते हैं कि मेरे भाई, जंगल को बचानो मरुस्थल हो जाने से। फिर कहता है बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। मनुष्य, ये मेरे भाई ज्यादा मनुष्य मत बढ़ाइए, नहीं तो आपको गरीबी छा जाएगा, इससे ज्यादा मनुष्य की जंगल मत बनाओ, ठीक। तो आपको यह कविता एकदम समझ में आया होगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा इसी तरह से, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लड़का घंटिया को जरूर दबा दीजिएगा। आप लोगों को कैसा लगा दोस्त, आप लोग कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से आप लोग को रोज वीडियो आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग जरूर 1 घंटा इस क्लास से पढ़िए। इस क्लास में आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न किया जाएगा। तो ओके, बाय।